योगी सरकार और यूपी पुलिस का संदेश साफ है। यूपी में कानून तोड़ोगे तो जेल जाओगे और यूपी में गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर को ढेर कर दिया गया है। इसी के साथ ट्रेंड्स में आज हम कौन कौन सी खबर कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका जिक्र कर लेते हैं और ये तमाम खबरें जो विस्तार से हम आपको बताने वाले ट्रेंड्स में। देखिए, बीजेपी का मिशन बिहार और नए प्रत्याशियों की तलाश। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में मौजूद। इसी के साथ साथ उनकी मुलाकात हुई है सीएम नीतीश कुमार के साथ। अब योगी आदित्यनाथ का जो स्पष्ट संदेश है गैंग कल्चर पर फुल ब्रेक, उसका भी हम जिक्र करने वाले हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे बादल फाट तबाही की, यानी कि अब पहाड़ी इलाकों की अगर तस्वीर देखें तो भारी बारिश बाढ़ ने किस तरह से मुश्किलें बढ़ाई है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। और रशियन अटैक कीव में डर, इसका भी हम जिक्र करने वाले हैं। और पाक की नई चाल क्या है उसे भी हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ साथ हम बताएंगे कि तारीख फिक्स है और टीम इंडिया किस तरह से तैयारी कर रही है। पाक पर प्रहार होगा प्रचंड, इसका हम जिक्र करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कौन सी खबर जो इस वक्त फेसबुक पर ट्रेंड कर रही है, जल्दी से उसका जिक्र कर लेते हैं। और बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। सभी दल जनता के बीच पहुंचकर अपने विजय समीकरण तलाश रहे हैं। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के दौरे पर वो पहुंचते हैं, तो वहीं अमित शाह अपने बिहार के दौरे के दौरान बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर फीडबैक ले रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। खबर है कि बीजेपी बिहार में मौजूदा बीजेपी विधायकों में से 30% विधायकों का टिकट काट सकती है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का यह भी दावा है कि बिहार में कम से कम 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। बीजेपी ने नए युवा उम्मीदवारों के सहारे विधानसभा चुनाव में उतरने की रणनीति बनाई है, ताकि मौजूदा विधायकों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका समाधान किया जा सके। बीजेपी पिछले चुनावों की तरह इस बार भी यानी कि बिहार में भी अपने प्रत्याशियों के चयन बेहद सतर्कता के साथ करने जा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि ऐसे नेताओं को प्रत्याशी बनाया जाए जिनकी छवि साफ सुथरी और जो जनता के बीच एक्टिव हो। बिहार में बीजेपी के 6 मौजूदा विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है और इन विधायकों का टिकट कट सकता है। जबकि 2020 के चुनाव में जिन 6 सीटों पर जीत का अंतर 3000 से भी कम वोटों का रहा था और जिन 8 सीटों पर यह अंतर 2000 वोट से नीचे था, इन 14 सीटों से जुड़े बीजेपी के विधायकों का टिकट भी कट सकता है। बीजेपी ने हर विधानसभा सीट से करीब 4 से 5 संभावित नाम मंगवाए हैं और इन नामों पर बीजेपी की राज्य चुनाव समिति चर्चा करेगी और फिर उनमें से 2 से 3 नामों का विकल्प दिल्ली में होने वाली केंद्र चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। और उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी में पहले जिला स्तर पर संगठन की सर्वे की होगी और उसके बाद बाकायदा इसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। फिर पार्टी की जिला इकाई के फीडबैक को ध्यान में रखकर संभावित उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। तो बीजेपी की ये पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी समझिए। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान इस मुद्दे पर बारीकी से पड़ताल की जाएगी। और पटना में अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कई मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत भी हुई है, चर्चा भी हुई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इंस्टा पर कौन सी खबर ट्रेंड करे, जल्दी से उसका जिक्र कर लेते हैं। और देखिए, गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के 2 सक्रिय शूटर्स को यूपी एसटीएफ ने 17 सितंबर को गाजियाबाद में हुई एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर से यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि यूपी में गोली का जवाब गोली से मिलेगा। यूपी में गैंगस्टर कल्चर पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत काम किया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मारे गए रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के शूटर रविंद्र और अरुण ने 11 से 12 सितंबर को बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग करके दहशत फैलाई थी। बाकायदा इसके लिए पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी खुद कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली थी। गैंगस्टरों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया था कि ये हमला संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य के अपमान का बदला लेने के लिए किया गया है। दरअसल दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य के किसी स्टेटमेंट को लेकर प्रकथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे ये विवाद बढ़ गया।
हालांकि इस मामले में खुशबू पाटनी ने सफाई भी दी और कहा था कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कभी कोई विवादित टिप्पणी नहीं की थी। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। बाकायदा दिशा पाटनी के पिता की तरफ से भी ये स्टेटमेंट दिया गया था। अब देखिए, दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी पूर्व डीएसपी हैं और इस वारदात के बाद सीएम योगी ने खुद पूर्व डीएसपी जगदीश पाटनी से फोन पर बातचीत की और पाटनी परिवार को यूपी में सुरक्षा का भरोसा दिलाया, जिसके बाद यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ की टीम ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ के साथ मिलकर गाजियाबाद में शातिर शूटर रविंद्र और अरुण को ट्रैक किया, जिसके बाद मुठभेड़ में रविंद्र और अरुण को ढेर कर दिया गया। देखिए, पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक मारे गए आरोपियों की पहचान रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण के रूप में हुई है। जहां रविंद्र रोहतक का रहने वाला था तो वहीं अरुण सोनीपत का स्थानीय निवासी है। दोनों शातिर शूटर को ट्रैक करने के लिए पुलिस ने 2500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। आरोपियों की पहचान की गई और फिर मुठभेड़ में इसे ढेर कर दिया गया। अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता और पूर्व डीएसपी जगदीश पाटनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद देते हुए एक वीडियो संदेश भी उन्होंने जारी किया है। जगदीश पाटनी यानी कि दिशा पाटनी के पिता ने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपने परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं। जैसा उन्होंने मुझे बताया था कि उसी अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की गई और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बातचीत करते हुए उनका धन्यवाद दिया है। इन तमाम बातों का जिक्र उनके तरफ से किया गया। योगी सरकार और यूपी पुलिस का ये साफ संदेश है, लेकिन दिशा पाटनी के पिता ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। और योगी सरकार और यूपी पुलिस का साफ संदेश है कि यूपी में कानून तोड़ोगे तो जेल जाओगे, यूपी में गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। यूपी में गन कल्चर, गैंगस्टर कल्चर के लिए कोई जगह नहीं है और यूपी सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अडिग है और इसका एग्जाम्पल हमने कई बार देखा भी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे यूट्यूब की। यूट्यूब पर कौन सी खबर ट्रेंड कर रही, जल्दी से उसका जिक्र कर लेते हैं और बात करेंगे यहां पर बाढ़ बारिश की। बाल बाल बचे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी, सामने भरभरा कर गिरा पहाड़। उत्तराखंड समेत तमाम पहाड़ी राज्यों में इन दिनों कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, इन तस्वीरों में अनिल बलूनी आपको नजर आ रहे हैं और ठीक उनके सामने ये पहाड़ दरक जाता है, गिर जाता है। बड़े बड़े जो पत्थर है वो सड़कों पर आ जाते हैं। कई जगहों पर बादल फटने की वजह से हालात इस वक्त उत्तराखंड में खराब है। आए दिन हो रहे लैंडस्लाइड ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है और इसी लैंडस्लाइड के दौरान बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने भी बाल बाल वहां पर बचे। उनके सामने पूरा पहाड़ भरभरा कर गिर जाता है। हालांकि उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई, लेकिन अगर वे आगे बढ़ते तो कोई घटना हो सकती थी। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस वीडियो में देखते ही देखते पहाड़ का जो मलबा है वो सड़क पर जमा हो जाता है और इस दौरान सड़क पर कई वाहन जो रहते हैं वहां पर मौजूद, वो भी वहां पर फंस जाते हैं। हालांकि कोई भी वाहन इसकी चपेट में नहीं आए, आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो लोगों में खौफ पैदा करती, लोगों को डराती है। देखिए, उत्तराखंड के चमोली स्थित अब नंदानगर की जिक्र करते हैं, जहां 3 गांव में देर रात बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। भारी बारिश से फ्लैश फ्लड, भयंकर तबाही की तस्वीर आप देखिए। इस हादसे में लापता होने वालों की जो संख्या है वो 3 से बढ़कर 10 हो गई है और नंदानगर तहसील के अंतर्गत कुंतारी, लगाफाली, सरपाणी, ये तमाम वो गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां कई घर मलबे में दब गए हैं, खेत खलियान सब कुछ तबाह हो चुके हैं। वहीं इस हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर मेडिकल की टीम पहुंचती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम युद्ध स्तर पर वहां पर लगातार राहत बचाव का काम कर रही है ताकि लोगों तक हर संभव मदद पहुंच सके।
देखिए, इससे पहले सोमवार रात को देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटे थे और जिसके कारण यहां पर बड़ी तबाही देखने को मिली थी। उत्तराखंड की अगर इसी साल का हम जिक्र करें तो बादल फटने, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं से 85 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड को 5000 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है और उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल की भी स्थिति गंभीर है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की जब से शुरुआत हुई है तब से आप देखिए कि वहां पर कहर बरप रहा है। हिमाचल प्रदेश विनाशकारी मॉनसून की मार झेल रहा है और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसकी पुष्टि की कि 20 जून 2025 से अब तक बारिश से संबंधित आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं के कारण हिमाचल में 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। राजस्व विभाग ने आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक 229 मौतें सीधे तौर पर लैंडस्लाइड और अचानक बाढ़, बादल फटने, झटका लगने और घर गिरने जैसे घटनाओं से हुई है। इसके अलावा लगातार बारिश के दौरान फिसलन भरे रास्तों, लैंडस्लाइड से हुई रुकावटों और लो विजिबिलिटी की वजह से दुर्घटनाओं की जो संख्या उसमें इजाफा हुआ है और 180 लोगों की जान चली गई है। हिमाचल को करीब 4500 के आर्थिक नुकसान का जिक्र किया गया है क्योंकि आप देखिए लगातार हिमाचल में भी बाढ़, बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है और अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। खबरों में आगे बढ़ते अब अगली खबर का भी जिक्र कर लेते हैं और खबर है पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान और यूएई के बीच बुधवार को खेले गए एशिया कप में 10वें मुकाबले में पाकिस्तान ने 41 रनों से जीत दर्ज की और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि मेजबान यूएई का सफर अब खत्म हो गया है। ग्रुप ए से टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर गई है और इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच एक और भिड़ंत का रास्ता साफ हो गया है। दोनों टीमों के बीच अब अगला मुकाबला 21 सितंबर यानी कि रविवार को दुबई में खेला जाएगा। दरअसल एशिया कप में इस बार 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। इन टीमों को 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था। सुपर 4 के लिए दोनों ग्रुप से कुल 4 टीमों का चयन होना था। ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीम थी। भारत ने अपने दोनों शुरुआती मुकाबले जीतकर पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया था। ओमान पहले ही बाहर हो चुका है और पाकिस्तान और यूएई के बीच आगे आने वाले आपको समय में बताएं कि टक्कर थी, लेकिन इस मैच में पाकिस्तान ने बाजी मार ली और अब भारत ने आपको बताया कि भारत के साथ उसका मुकाबला होगा। और इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के सफर पर नजर डाले तो टीम इंडिया ने अपने अभियान की इस शुरुआत में यूएई के खिलाफ की थी और इस मैच में सूर्या ब्रिगेड ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। वहीं दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से पटखनी दी थी। फिलहाल टीम इंडिया का अभी एक लीग बाकी है और इस मैच को देखना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। टीम इंडिया 19 सितंबर को ओमान से भिड़ेगी, लेकिन ये मैच महज औपचारिकता भर है क्योंकि टीम इंडिया पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और ऐसे में अपने लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा सकती है। तो एशिया कप का ये मुकाबला देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी के साथ ट्रेंड्स में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। भारत 24।